हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम पैथोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी कवर करेंगे। इससे पहले वाली लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि सेल इंजरी क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या उसकी अडेप्टेशन होती है, जैसे हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, हाइपरट्रॉफी। अब उनका मैकेनिज्म क्या है ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जब एटीपी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है तब सेल इंजरी हो जाती है, और वो कैसे होती है वो उसमें ये पढ़ेंगे। एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेस विद इन द सेल। जो सेल में प्रोसेस हो रही है सबके लिए एटीपी हमें चाहिए होता है। इंजरी लाइक हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, केमिकल इन साइनाइड जैसा, और कैन कॉज एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज इट। मतलब अगर इंजरी होती है हाइपोक्सिया केमिकल की वजह से, जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन जो है हमारी कम हो जाती है। तो कम एटीपी जब हो जाती है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है? फेलियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पोटेशियम पंप। जो सेल मेम्ब्रेन का पोटेशियम पंप होता है वो काम करना बंद कर देता है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चालू हो जाती है, मतलब जो ऑक्सीजन की डिक्रीजमेंट होगी यानी डिक्रीज होगी ऑक्सीजन, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा? जो कैल्शियम पंप होता है हमारा वो भी फेल हो जाएगा, सोडियम पहले ही फेल हो गया था। और प्रोटीन सिंथेसिस, जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे वो भी बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो सोडियम और कैल्शियम है उसका इनफ्लक्स आउटफ्लक्स ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? इस्चीमिया हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो अल्टर हो जाएगी, ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स में। और उसकी वजह से क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया तो सही से ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाएगी। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या काम होता है? एटीपी बनाना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब वो कम हो जाएगी ऑलरेडी, तो एटीपी जो है हमारी कम कम बनने लग जाएगी, एटीपी डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी वजह से तीन इफेक्ट पड़ेंगे। तीन तीन इफेक्ट क्या है? सबसे पहला, पोटेशियम पंप जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी उसकी जो पोटेंसी है वो बंद हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा? जो इफ्लक्स है कैल्शियम का वो तेजी से होने लग जाएगा वाटर का, और सोडियम का इफ्लक्स तेजी से होने लग जाएगा, क्योंकि जो पंप है वो रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा। और उसकी वजह से क्या होगा? इफ्लक्स यानी जो पोटेशियम पहले कम जा रहा था बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर, अब वो तेजी से जाने लग जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक स्वेलिंग हो जाएगी। जो एंडोप्लाज्म होगा उसके अंदर इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएगी, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। और माइक्रोविलाई बेल्ब्स जो रहते हैं ब्लेब्स, उसका डिक्रीज हो जाएगा, यानी उसका लॉस हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप अगर बंद हो जाएगा तो। उसके बाद आता है उसका तीसरे में से एटीपी डिक्रीजन का दूसरा फैक्टर है इंक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जब इंक्रीज हो जाएगी ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक मोड में, तो क्या होगा? ग्लाइकोजन की डिक्रीज हो जाएगी, लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, और पीएच अल्टर हो जाएगी, यानी पीएच और कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा? जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है वो क्लम्प होने लग जाएगा, मतलब एक जगह इकट्ठा होने लग जाएगा, क्योंकि पीएच ही उसकी डिक्रीज हो गई इस वजह से। और राइबोसोम क्या होंगे? डिटैच होने लग जाएंगे अपने जगह से, जिसकी वजह से क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? जो एटीपी है अपनी, जो एटीपी हमारी जो बन रही थी सेल के लिए, वो कम हो जाएगी। अगला इसमें पॉइंट आता है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। जब एटीपी कम हो गई और थोड़ी देर बाद क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना। एटीपी ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेंसिटिव टू ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इंजूरियस स्टिमुलाई। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सब कोई भी तरह की अगर स्टिमुलाई आती है तो सबके लिए सेंसिटिव सबसे पहले क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगी तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? डिप्लीशन ऑफ एटीपी, एटीपी डिक्रीज हो जाएगी, हम पहले पढ़ के हैं सारे पॉइंट। पोटेशियम कम हो जाएगा, सोडियम ज्यादा हो जाएगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा हो जाएगी, राइबोसोम प्रोटीन कम हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। जो ऑक्सीजन स्पीशीज होती है जो उनसे रिएक्ट करती है उनकी डिक्रीजन वो बनने लग जाएंगी। फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर, ये बनने लग जाएगा। लीकेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स इनटू द साइटोप्लाज्म, जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन है वो लीक होकर बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे सेल के। और वो कैसे होगा? जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे और रेडिएशन ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगी या काम करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से एटीपी जो एटीपी बन रही थी वो कम हो जाएगी। और जो आरओएस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी, मतलब सेल में इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी सेल डेथ हो जाएगी। दूसरी आती है सर्वाइवल। अगर सर्वाइवल सिग्नल मिल रहे हैं लेकिन वही कम है कि हमें प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया को बचाना है, लेकिन वो ऑलरेडी से कम आ रहे हैं, डीएनए में गड़बड़ है, प्रोटीन डैमेज हो गया है, तो क्या होगा? इंक्रीज प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो बढ़ जाएंगे। एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कम हो जाएंगे, मतलब जो एपोप्टोसिस नहीं कराते वो कम हो जाएंगे, और जो कराते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन थे, जब एंटी बचा ही नहीं उनको रोकने वाला, तो बाहर लीक आ जाएंगे, बाहर आने लग जाएंगे, लीक हो जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा? अपोप्टोसिस होगी, यानी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? सेल की डेथ हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस, यानी जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा बॉडी उसमें सेल में,
तो कैल्शियम की जो मेंटेनेंस यानी होमोस्टैसिस का नॉर्मल लेवल है वो कम हो जाएगा। और वो कैसे होगा? नॉर्मली द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम, मतलब जो साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम होता है वो कम होता है। क्यों? ताकि सोडियम को बैलेंस कर सके। मोस्ट ऑफ इट सीक्वेंस इट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज्यादातर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। लेकिन इस्टियम एंड सर्टेन टॉक्सिस, अगर इस्टियमिया हो गई, अल्टर्ड ब्लड सप्लाई हुई या टॉक्सिन आई, ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हुई, तो साइटोस्टोलिक कैल्शियम बढ़ जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की डिमांड बढ़ जाती है। इसी वजह से क्या होता है? इट इज ड्यू टू रिलीज फ्रॉम इंटरसेलुलर स्टोर्स एंड लेटर ड्यू टू इन्फ्लक्स अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन। जो इंटरसेलुलर स्टोर्स होता है सबसे पहले वहां से कैल्शियम बाहर आना चालू होता है, और उसके बाद इन्फ्लक्स होता है कहां से? बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आना कैल्शियम चालू होता है, अगर ये फैक्टर मिलते हैं तो। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है, कैल्शियम जब अंदर सेल के एंटर कर गया तो क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम बना रहे थे, या और ज्यादा कैल्शियम हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ कैल्शियम में, तो दो एक्टिविटी चालू हो जाती है। सबसे पहली एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम, जो सेलुलर एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो उसके अंदर जो इधर उधर जाने के लिए जो सब्सटेंस थे, परमिबिलिटी थी, इधर उधर सामान देती थी, कोई भी मिनरल कोई भी आयन, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। जब एंजाइम सेलुलर एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो चार तरह के एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहले फोस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस और एटीपीएस, सारे एज वाले एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। और हमें पता है एज वाले जितने एंजाइम होते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं। तो फोस्फोलाइपेट फोस्फोलिपिड को कम कर देगा तोड़ के, प्रोटीएज प्रोटीन को कम कर देगा, एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियर डैमेज करेगा, और एटीपीएस एटीपी को तोड़ेगा। जैसे यहाँ बताया गया है, ये दोनों क्या करेंगे? मेम्ब्रेन डैमेज कर देंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियर डैमेज करेगा, और एटीपीएस एटीपी डैमेज करेगा। और परमेबिलिटी जो इंक्रीज हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी वजह से क्या है? एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि लीक होने लग जाएंगे उसके सारे प्रोटीन। अगला इसमें चौथा पॉइंट आता है एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्रॉम फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल अब वहां से निकलेंगे, जो भी जैसे सुपर ऑक्साइड के आयन होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, H2O2 होता है, वो जो निकलेंगे वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। क्या एक्यूमुलेट करेंगे? उसमें से वो भी ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करने लग जाएंगे। वो कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल केमिकल कंपाउंड विद अ सिंगल पेड इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। जो फ्री रेडिकल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि जो उनके आउटर ऑर्बिट होता है उनमें एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमने पहले केमिस्ट्री में पढ़ा है 12th क्लास में। नॉर्मली फ्री रेडिकल प्रोड्यूस इन द सेल आर अनस्टेबल एंड रैपिडली डिस्ट्रॉइंग। मतलब जो फ्री रेडिकल प्रेजेंट होते हैं सेल में वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनको औरों के साथ मिलना होता है और उनके साथ मिलकर स्टेबल हो जाते हैं। तो इसी वजह से उनमें से क्या जल्दी जल्दी जो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से। जो मिल जाता है वो स्टेबल हो जाता है, नहीं मिल पाता वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट व्हेन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद एनी मॉलिक्यूल दे कन्वर्ट दोज मॉलिक्यूल इनटू फ्री रेडिकल्स। जब फ्री रेडिकल किसी और मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो उस मॉलिक्यूल को भी वो अपने जैसा फ्री रेडिकल बना लेता है, और क्या इनिशिएट करता है? ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फ्री रेडिकल दूसरे किसी और मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो उसको भी फ्री रेडिकल बना लेता है, और ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन शुरू कर देता है। एक्सेस ऑफ फ्री रेडिकल में भी ईदर ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन या इनइफेक्टिव डिग्रेडेशन। अब इससे क्या होता है? अगर ज्यादा फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो वो दो रीजन से होता है, या तो उनकी प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा हो रही है, या जो डिग्रेडेशन है, जो डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। तो फ्री रेडिकल के बनने के दो रीजन है। अब पैथोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा? फ्री रेडिकल लिपिड पर ऑक्सीडेशन इन मेम्ब्रेन कॉजेज एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन डैमेज। लिपिड अगर फ्री रेडिकल बढ़ जाएगा तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है? मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग एंड ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन डैमेज एंजाइम एक्टिविटी एंड कॉजेज एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन। जब ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे तो लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग और ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन इंक्रीज हो जाएगी प्रोटीन की, जिसकी वजह से क्या होगा? जो फोल्डिंग है प्रोटीन की वो ज्यादा प्रोटीन बनेंगे तो जो फोल्डिंग है वो भी एबनॉर्मल होने लग जाएगी। और सबसे मेन काम क्या होगा? डीएनए को डैमेज कर देंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैन एक्टिवेट बोथ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। जो फ्री रेडिकल है वो नेक्रोसिस को भी इनिशिएट कर सकते हैं और एपोप्टोसिस को भी इनिशिएट कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या करते हैं? सेल की डेथ करते हैं। अब सेल इंजरी जैसे हमने दो टाइप की पढ़ी थी, रिवर्सिबल फ्री रेडिकल की वजह से होती है और इरिवर्सिबल भी फ्री रेडिकल की वजह से होती है। फ्री रेडिकल हमने रिवर्सिबल जो हमने पढ़ी थी वो माइल्ड और ट्रांजिएंट पढ़ी थी, और सेल जो था नॉर्मल में आ सकता था। तो ये बताया गया यहाँ पे फ्री रेडिकल का कि दोनों ही टाइप की इंजरी करता है, जिसमें जो सेल वो नॉर्मल भी आ सकता है, और इरिवर्सिबल में सेल कैन नॉट रिटर्न टू नॉर्मल, और इरिवर्सिबल में नॉर्मल नहीं होगा सेल। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।